झारखंड विधानसभा चुनाव में धर्म को लेके ध्रुवीकरण देखने को मिल रहा है और ये सिलसिला लगातार होते जा रहा है। खास करके जब प्रधानमंत्री आते हैं तो एक हो तो सेफ हो का नारा लगवाते हैं। कल बोकारो में योगी आदित्यनाथ जी आते हैं और बटोगे कटोगे का नारा लगवाते हैं। भैया, ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है, आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो रहा है। लोगों को डराना, धर्म जाति के नाम पे वोट मांगना, ये जो ध्रुवीकरण को आप किस हिसाब से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक धार्मिक ध्रुवीकरण का प्रश्न है तो ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना हथियार है। लोगों को पता है कि जब जब चुनाव आता है तो इस तरह का बात होता है और इसके लिए कुछ नेता तय किए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में। ये हिमंत बिस्वा शर्मा जी बोलेंगे, योगी आदित्यनाथ जी बोलेंगे, इनडायरेक्ट वे में गृह मंत्री भी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी भी इन सब बातों को कहते हैं। बटोगे तो कटोगे। तो समस्या ये है कि भाई आपको किसके बटने बट जाने का डर है। आपको पता है कि जिन लोगों को आप टारगेट करना चाह रहे हैं, जिन लोगों को के बल पे आप राजनीति कर रहे हैं या जिन लोगों के कारण आपकी सरकारें बनती है, अगर वो बट गया है राजनीतिक विचारधारा से वशीभूत होकर के, तो आपको नुकसान होगा। तो आप धर्म का भय दिखा करके आप लोगों को एकजुट करना चाहते हैं, तो ये गलत राजनीतिक हथकंडा है। हमको लग रहा है कि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का भी उल्लंघन है। इस तरह के भड़काऊ नारे, इस तरह के समाज को बांटने का जो आइडिया है, इस पे चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। और अगर कुछ चुनाव आयोग को संज्ञान नहीं लेती है तो हमको लगता है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए, कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए। समाज में वोट पाने के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। झारखंड में पहले चरण में कितनी सीटों पर आपके प्रत्याशी मैदान पर थे और कितनी सीटें जीत रहे हैं, जरा बताइए। देखिए, पहले चरण में जो 43 सीटों पर जो मतदान हुआ है उसमें हम लोग लगभग 38 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे। और एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि 38 सीटों पर जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे तो उसमें एक चीज़ है कि बहुत मजबूती के साथ हम लोगों ने लड़ा है। और चुनाव के दिन 13 नवंबर के शाम को 5 बजे के बाद जो रिपोर्ट कार्यकर्ता भेज रहे हैं विधानसभा, जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से, उसके मुताबिक हम लोग लग रहा है कि 11-12 सीटें हम लोग पहले चरण में चुनाव जो हुआ है उसमें हम लोग जीत रहे हैं। ये जो 20 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान है, इसमें खास करके एक चीज देखा जा रहा है कि आप कहीं ना कहीं स्वर्ण जाति के अपनी पार्टी में सबसे बड़ा चेहरा है। तो ये 20 नवंबर के चुनाव में कितनी सीटों पर आप प्रत्याशी उतारे हैं और खास करके स्वर्ण मतदाताओं से आप क्या कहना? देखिए, सबसे पहली बात कि ये जो चुनाव हो रहा है 20 नवंबर को, उसमें आपका 38 सीट पे चुनाव हो रहा है, जिसमें 35 सीटों पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। और आपको पता है कि इसमें जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं टाइगर जयराम महतो जी, स्वयं उनकी भी सीटें हैं। और रही बात जो सवर्ण मतदाता हैं यहाँ पर झारखंड के अंदर, जो खतियानी है, और जो सवर्ण मतदाता हैं, जो जनरल कास्ट के मतदाता हैं, उनसे मेरी विनम्र अपील होगी कि पार्टी को मजबूती प्रदान करते हुए जिन 38 सीटों पर हम लोगों ने 35 उम्मीदवार उतारे हैं, उनका नाम मैं एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूं ताकि आपके ध्यान में भी आ जाए। पार्टी के जो सुप्रीमो है टाइगर जयराम महतो, वो 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, एक है डुमरी और दूसरा है बेरमो। इसके बाद है पूजा कुमारी महतो जी, जो कि गोमिया से चुनाव लड़ रही हैं। और बोकारो से सरोज कुमारी जी हैं, चंदन क्यारी से अर्जुन रजवार जी हैं, सिंदरी से उषा देवी जी हैं, नीरसा से अशोक मंडल हैं, धनबाद से सपन कुमार मोदक हैं, झरिया से मोहम्मद रुस्तम अंसारी जी हैं, टुंडी से मोतीलाल महतो जी हैं, बाघमारा से दीपक कुमार रवानी जी हैं, सिली से देवेंद्र नाथ महतो जी हैं, खिजरी से समुंदर पाहन जी हैं, धनवार से राजदेश रतन जी हैं, बगोदर से डॉक्टर सलीम अंसारी जी हैं, जमुआ से रोहित कुमार दास जी हैं, गिरिडीह से नवीन आनंद चौरसिया जी हैं, राजमहल से मोतीलाल सरकार जी हैं, बोरियो से उमेश मड़िया जी है, बरहेट से थॉमस सोरेन जी है, लीटीपाड़ा से मार्क बास्के जी हैं, पाकुड़ से विकास गोंड हैं, शिकारीपाड़ा से अविनाश हेमरम जी हैं, नाला से रघुवीर यादव जी हैं, जामताड़ा से तरुण गुप्ता जी हैं, जामा से देवीन मुर्मू हैं, जरमुंडी से राजीव यादव जी हैं, मधुपुर से सद्दाम अंसारी जी हैं, सारठ से अजहर अंसारी जी, देवघर से अंग्रेज दास जी, पोरैया हाट से परवीन कुमार महतो जी, गोड्डा से परिमल ठाकुर जी, रामगढ़ से पानेश्वर कुमार महतो जी और मांडू से बिहारी महतो जी। ये 35 उम्मीदवार हैं जो दूसरे चरण का जो मतदान 20 नवंबर को होने जा रहा है उसमें ये पार्टी के उम्मीदवार हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव चिन्ह कैंची छाप है। और सवर्ण जो मतदाता हैं झारखंड के,
जनरल कास्ट के जो मतदाता, उनसे मेरी विनम्र अपील होगी कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को मजबूत करने के लिए, टाइगर जयराम महतो जी को मजबूत करने के लिए और झारखंड में सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आप आगे आए, क्योंकि आप भी खतियानी हैं और आपके बच्चों के भविष्य की भी ये लड़ाई है। तो अपने परिवार, अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भी आप झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जो उम्मीदवार हैं, जिनकी सूची मैंने आपको पढ़ के सुनाई है, उनके पक्ष में आप मतदान करें। कैंची छाप पर आप बटन दबाएं 20 नवंबर को और भारी मतों से जिताएं। आपको रहीम भाई, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि भाषा आंदोलन से लेके अब तक जो चुनावी मोड़ पर हम लोग खड़े हैं, तब से बहुत सारे लोगों ने खून पसीना बहाया है और ये हमको लग रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। तो जो छोटी मोटी बातें हैं उससे आगे निकल करके लोगों को राज्य में सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के उम्मीदवारों का समर्थन करें, ये मैं अपील आपके माध्यम से करना चाहता हूँ। लोगों को आप अपील कर रहे हैं, लेकिन आप ही के पार्टी से लोग बाहर निकल के दूसरे पार्टी में जाते हैं, उल्टी पुल्टी बयानबाजी करते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? सबसे पहली बात कि जो लोग बाहर गए हैं वो टिकट के लालच में आए थे यहाँ पर। उसमें से कई धुरंधर ऐसे हैं जो बीजेपी में, आईएसयू में, जेएमएम में, कांग्रेस में 10-15 साल गुजार के आए थे, अपने आप को बड़का धुरंधर समझ रहे थे, बच्चों ने धूल चटा दी। कुछ लोग बोल रहे थे कि जो कोर कमेटी है वो मतलब नवजात है, उन्हीं नवजातों ने पानी पिला दिया, आपको पाला बदलना पड़ा, दूसरे की गोद में जाके बैठ गए। तो नवजातों ने आपको टिकट नहीं दिया या नवजातों के कारण आप परेशान हुए, बहुत चालाकी से आपने सब जगह लोगों को फिट किया था, बावजूद उसको आपको टिकट नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं केंद्रीय कोर कमेटी जान रही थी, संसदीय बोर्ड को भी पता था कि कुछ लोग जरूरत से ज्यादा चालाक बन रहे हैं, तो ऐसे लोग बाहर जाके बयानबाजी कर रहे हैं, जयराम महतो को टारगेट कर रहे हैं। तो जयराम महतो का नाम जब जब के क्या आप जयराम महतो हो जाइएगा क्या? आप जयराम महतो नहीं हो सकते हैं। आप जयराम महतो का आलोचना करके आप निश्चित तौर पे आप चर्चित हो जाएंगे कि आप जयराम महतो को गाली देने वालों की लिस्ट में आप शामिल हो गए। लेकिन आप जो वीडियो बना रहे हैं या जिन चैनलों पर आपका वीडियो चल रहा है उसका कमेंट आप पढ़िए, आपको शर्म आएगा अपना कमेंट पढ़ने में। तो जो लोग बाहर जाके मतलब गाली दे रहे हैं या आलोचना कर रहे हैं, उनको जरूरत से ज़्यादा हमको लग रहा है कि जितनी गालियाँ वो बक रहे हैं उससे कई गुना गालियाँ जब उनको कमेंट में मिल रहा है। तो जरा जनभावना को समझिए और अपने गिरेबान में झांकिए। आप जिस चालाकी के तहत राजनीति कर रहे थे वो चालाकी आपका खत्म हो गया है। वो चालाकी मतलब आपको सर्वनाश के राह पे लेके चला गया है। आपने अपनी विश्वसनीयता गंवाई है। आप कोई भी आंदोलनकारी आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। सबको पता है, अगर अगली बार भी अगर आप सटेंगे हम लोगों के साथ तो सबको पता है कि फिर ये टिकट के चक्कर में आया होगा। तो इस बार भी आपको नाकामी हाथ लगा है। अब तो आप भूल जाइए कि अब जेल के हम आपको दोबारा पार्टी में लेने जा रही है। एक बात तो भैया चुनाव में देखा जाता है, क्योंकि जेएलकेएम पार्टी कहीं ना कहीं नई पार्टी है, उतनी इनके पास में जितना संसाधन होना चाहिए वो चीज़ नहीं है। और अक्सर ये देखा जाता है कि इस चुनाव के दौरान कई चेक पोस्ट बनाए जाते हैं, लोग दिन रात पहरा भी देते हैं, लेकिन भर भर के पैसे बांटे जाते हैं। तो ये धन्ना सेठों के सामने आप लोग कैसे मुकाबला करेंगे? और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को सब कुछ समान मैदान प्रदान करना है, और ये जो है कि चेक पोस्ट होने के बावजूद भी, पहरा देने के बावजूद भी पैसा कैसे लोगों तक पहुंचता है? देखिए, सबसे पहली बात कि जो चेक पोस्ट बनाए गए हैं और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो ऑब्जर्वर फील्ड में है वो आधा अधूरा काम कर रहे हैं। वो सामान्य लोगों की गाड़ियां चेक हो रही है, कभी कभी उनके हाथ में पोठी मछली लग जाता है, 2-4-10 लाख वो रिकवर कर ले रहे हैं, बट उनको जो काम करना चाहिए था उनको ऑब्जर्वर वहाँ काम नहीं कर पा रहे हैं। चेक पोस्ट में जिनकी तलाशी होनी चाहिए उनकी नहीं हो पा रही है। जो विधायक और जो सांसद हैं, जो मंत्री हैं अभी झारखंड में, उनके कारकेड की गाड़ियों की चेकिंग नहीं हो रही और पैसा उसी में ढोया जा रहा है। हम लोग के पास जो इनपुट है, हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि जो सिटिंग एमएलए है वो कारकेड में अपनी गाड़ियों में पैसा ढो रहे हैं और चेक पोस्ट में उनकी गाड़ियों की चेकिंग नहीं हो रही है। मैं तो इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं कि कारकेड की आप चेकिंग करवाइए, सिक्योरिटी पर्सनल्स की जो गाड़ियां हैं और जो विधायक और सांसद की जो गाड़ियां हैं, जो राज्य के मंत्रियों की जो गाड़ियां हैं, गाड़ियों में पैसा ढोया जा रहा है। आप उस पर ध्यान दीजिए। अभी 4 दिन और रह गया है दूसरे चरण के मतदान में। मेरा भरोसा है और पूरे दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि रिकॉर्ड संख्या में, रिकॉर्ड मात्रा में आपको कैश की रिकवरी होगी। जो विधायक और सांसद हैं, जो मंत्री हैं, उनके कारकेड में चल रही गाड़ियों की आप चेकिंग करवा लीजिए। भैया, ये जो वोट पाने के लिए रेवड़ी बांटने की जो परंपरा चलाई गई है, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी ये कह रहे हैं कि जो बिजली चोरी हो रही है, जिन पर केस हुआ है, अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो ये केस भी वापस ले लेंगे। देखिए, जो हमको लग रहा है कि ये चोरों के सरदार हैं और जो चोरी के जो माल का बंटवारा है बड़ा तरीके से ये लोग करते हैं। बालू चोरों का गैंग है, कोयला चोरों का गैंग है, अब बिजली चोरों का गैंग को ये क्लीन चिट देने जा रहे हैं। ये राज्य को लेकर के कहाँ जा रहे हैं?
आप यहाँ रोना रोते हैं कि आपका जो रॉयल्टी का पैसा है वो केंद्र नहीं दे रहा है और यहाँ बिजली बिल आप माफ़ कर रहे हैं। हमको लग रहा है कि बिजली बनाने में पैसा लगता है, कर्मचारियों को तनख्वाह देना पड़ता है, कोयला का पैसा है, रेलवे का कोयले का माल ढुलाई का पैसा है, तो इन सब चीज़ों पर पैसा खर्च होता है। आप कोयला चोरों, अगर बिजली चोरों को अगर आप छूट देने जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप चोरों को बढ़ावा देने जा रहे हैं। आप अगर सब्सिडाइज करेंगे तो बात समझ में आती है कि जो ग्रामीण उपभोक्ता है उनको आप सब्सिडी पर बिजली दे रहे हैं, लेकिन चोरों के खिलाफ जो केस दर्ज होगा उसको आप वापस ले लेंगे। हमको लग रहा है कि ये चोरों का एक बड़ा नेटवर्क आप बनाने जा रहे हैं। ये गलत है, ये रेवेन्यू का लॉस है, राज्य को इससे नुकसान होगा। और आपके इस तरह के पॉलिसी से वोट बैंक क्रिएट हो रहा है। कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए कि इस तरह के राज्य के रेवेन्यू के साथ खिलवाड़ करके किसी भी पार्टी का वोट बैंक अगर क्रिएट होता हो तो कोर्ट को इस बात पर रोक लगानी चाहिए। जोगी जी बोकारो आए, उनके बयान को आप देखे कि नहीं देखे ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उन्होंने ये जो हमारे देश की 60-70% आबादी जो गांव में बसती है, वहाँ जो किसान होते हैं उनके लिए उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया कि 12-13 करोड़ किसान, उनके लिए वो सम्मान निधि लेकर आएंगे। देखिए, अगर सम्मान निधि अगर किसानों को देना है तो पहले भी तो ये दे रहे थे। सम्मान निधि 2-2 हज़ार रुपया करके दे रहे थे, बीच में बंद हो गया, अब चुनाव आया है, फिर इनको सम्मान निधि का याद आया है। और अगर इस तरह से अगर ये कर रहे हैं कि भाई किसानों को सम्मान निधि दे करके उनको अगर संपन्न बनाया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं आप उनको खेतों से मोड़ रहे हैं। पहली बार जो आप 5 किलो चावल का जो कॉन्सेप्ट लेकर के आए कंटिन्यू कर रहे हैं पीडीएस के द्वारा, 80 करोड़ लोगों को आप अनाज दे रहे हैं, यह दावा भारतीय जनता पार्टी करती है। और अगर केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार अगर इस तरह की चीज़ों में इंडल्ज है, छोटे किसान खेतों से दूर हो रहे हैं और एवरेज में आप किसानों को बैकअप जरूर दे रहे हैं, बट बावजूद इसके देश भर में 31 से 41 किसान एवरेज में आत्महत्या करते हैं। तो जब आप किसानों को इतना सपोर्ट कर ही रहे हैं तो आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? जो काम आपको करना चाहिए किसानों के फेवर में वो आप नहीं कर पा रहे हैं। सुविधा आपको देनी चाहिए, सिंचाई को लेकर, खाद को लेकर, बीज को लेकर, कीटनाशक को लेकर, बाजार को लेकर, वो आप नहीं दे पा रहे हैं। आपके किसानों के और कंज्यूमर यानी उपभोक्ता और किसान के बीच में बिचौलिया हावी है। आपका खाद्यान्न महंगा है बाजार में और किसान आत्महत्या कर रहा है, तो किसानों का मुनाफा खा कौन रहा है? किसानों का मुनाफा दलाल खा रहे हैं। और अधिकांश दलाल जो इस वक्त बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के चंदा देने वाले लोग हैं। ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को, कांग्रेस को, दूसरे पार्टियों को चंदा देते हैं। आप बाजार जाइए, आपको आलू और प्याज, आलू 40 रुपये किलो और प्याज 60 रुपये किलो है। जब आप आलू प्याज के व्यापारियों से चुनावी चंदा लेंगे तो जनता को 40 रुपये और 50 रुपये आलू प्याज खरीदना ही पड़ेगा। तो आप एक तरह से समझिए कि जनता को लूट रहे हैं। और लूट करके आप करते क्या है? मैया सम्मान योजना ले लो, भैया सम्मान योजना ले लो, तो गोगो दीदी योजना ले लो, दादी योजना ले लो। तो ये जो नौटंकी आप पसारते हैं, ये गाय मार के जो चूहा दान करने का जो परिपाटी है राजनीतिक दलों का, हमको लग रहा है कि बहुत विचित्र स्थिति है लोगों का। लोग कितना होशियार समझते हैं खुद को और झारखंड के लोगों को कितना मूर्ख समझते हैं। इस तरह के मतलब जो स्कीम है उससे इस बात का पता चलता है। रहीम जी, जिस वक्त मैं पत्रकार था, मैं इंटरप्रीट कर रहा था चीज़ों को, अब मैं राजनीति में हूँ। मैं देख रहा हूँ कि राजनीति में जो राजनीतिक दल है, खासकर जो स्थापित राजनीतिक दल है, इतनी चालाकी से राजनीति ये लोग करते हैं ना कि आपके पकड़ में आएगा नहीं। वो तो भला हो पत्रकारों का जो माध्यम बनते हैं इसको एक्सपोज करने का, लोगों को मौका देते हैं कि भाई बात कीजिए इन सब मामलों पर। इसीलिए हम लोग इनका पर्दा भी उतार देते हैं कि भाई देखो तुम लोग क्या कर रहे हो, और हम लोग नकाब भी हटा देते हैं चेहरों से कि तुम्हारा वास्तविक चेहरा ये है। सिर्फ आप गाय मार के चूहा दान क्या बोल रहे हैं आप, ये आप ही समझ रहे हैं। इतनी अच्छी लाइन। मैं ये कह रहा था, गैस सिलेंडर का मुद्दा 2024 का चुनाव में जो है कि परवान चढ़ा हुआ है। प्रधानमंत्री जी आते हैं, वो कहते हैं कि भैया जैसे घर में पानी का पाइप में पानी निकलता है वैसे गैस निकलेगा। और जेएमएम का भी बड़ा अच्छा है कि जब बीजेपी ने यह कहा कि 500 में हम सिलेंडर देंगे, तो जेएमएम 2 कदम आगे बढ़ के कह दी कि भैया हम तो 450 में दे देंगे। तो ये 500, 450 पाइप के नल के पानी में गैस निकलेगा। और हमको तो ये लग रहा है कि कई वर्षों से पानी के टंकी बने हैं, पाइप बिछे, अभी तक पानी नहीं निकल रहा। वही मैं कहने जा रहा था कि ये गैस बाद में देंगे, पहले पानी दे लें। नल जल योजना के कारण बहुत सारे, उस योजना के तहत बहुत सारा जगह टंकी बना हुआ है, पानी का पाइपलाइन बिछ गया है, कंज्यूमर बना दिए गए हैं, घर तक नल पहुंचा दिया गया है, बट नल में जल नहीं है, वहां पानी नहीं। और बोलते हैं गैस लाइन से हम लोग गैस पाइप बिछाएंगे और उसमें गैस हम लोग भेजेंगे। रहीम भाई, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि चुनावी मौसम में इस तरह का जो प्रचार है वो खूब होता है।
2014 में हमको याद आ रहा है कि मोदी सरकार का जो पहला टर्नओवर आ रहा था, तो उस टाइम में 350 में गैस सिलेंडर देने का वादा मोदी जी कर रहे थे। और इनके जो एक प्रचारक थे उस टाइम में बाबा रामदेव, जिनको इन लोगों ने लात मार के निकाल दिया। अब कहीं कैंपेन में नजर नहीं आते हैं बाबा रामदेव भारतीय जनता पार्टी के मंचों पर। तो एक बार यूज करके जिसको थ्रो कर दिया, तो वो व्यक्ति 350 का दावा कर रहा था। अब ये तब से लेके अब तक हमको लग रहा है कि 10 साल हो गए, अब 500 पर ये आए हैं। जेएमओ वाले बोलते हैं कि 450 में। तो हमको लग रहा है कि गैस कंपनियां इनके बाप का है क्या? ये घर में गैस बनाएंगे क्या, या सेप्टिक टैंक का गैस ये लोग सप्लाई करेंगे, या नाली का गैस जो प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि उसे चाय बनाना है और ये करना है? तो हमको लग रहा है कि देश के युवाओं को ये लोग नाली में झोंकने का काम करते हैं। और ये जो ये बात कर रहे हैं, सबसे पहली बात की अभी जो चुनाव के टाइम में जो अपने कार्यकर्ताओं को जो 400 रुपया जो दे रहे हैं पेट्रोल का पैसा, तो जरा पेट्रोल का और डीजल का दाम कम करके देखें ना। चुनाव प्रचार गाड़ी भी चल रही है, 40 रुपये का पेट्रोल ये लोग 100 रुपये में बेच रहे हैं, 60 रुपये का जीएसटी होता है, 30 रुपया दोनों मिल के बांट लेते हैं। तो हमको लग रहा है कि कम से कम, और जब पेट्रोल डीजल का दाम का बात की तो बोलेंगे ये गैस कंपनियों के जिम्मे है। तो गैस कंपनियों के जिम्मे अगर पेट्रोल और डीजल है, तो गैस क्या इनके बाप का है? एलपीजी वो भी तो गैस कंपनियों के जिम्मे है। उस वाला योजना का क्या हाल किया इन लोगों ने? बहुत सारे गैस कंपनियां हैं जिनको इन लोगों ने, जिस आप राज्य से आ रहे हैं वहां कितने में आप गैस और मेन बात है का प्रचार करने के लिए आ रहे हैं जिन राज्यों से, उन राज्यों में एलपीजी का दाम क्या है? मध्य प्रदेश में मिलता है 500 में क्या? आसाम में मिलता है क्या? उत्तर प्रदेश में है क्या? जवाब है नहीं। तो जब वहां नहीं दिलवा पा रहे हैं तो यहाँ आप क्या दिलवा देंगे? इसका सीधा मतलब है कि आप झूठ बोल रहे हैं। और सबसे पहली बात कि पेट्रोल और डीजल को लेकर के जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो आप इसी से जुड़ा हुआ एक मामला है उज्ज्वला का। आपने जब आप आए थे इस 14 में, इसके बाद आप उज्ज्वला योजना लेकर के आ गए। आप लोगों ने जिन तरह से करोड़ों की संख्या में आप लोगों ने गैस सिलेंडर बांटा, उसमें से लगभग 11 करोड़ गैस सिलेंडर आज भी खाली है। उसी स्कीम के तहत कई गैस एजेंसियों को आप लोगों ने चूना लगाया, कंपनियों को आप लोगों ने चूना लगाया सब्सिडी के कारण, सब्सिडी के नाम पर। तो उज्ज्वला योजना का जो सिलेंडर है वो खाली है। अब फिर आप 500 में आप गैस सिलेंडर देने जा रहे हैं। ये अच्छा होता कि ये सुधार करते कि जिनको उज्ज्वला का सिलेंडर मिला है उनको 500 में गैस देंगे, तो बात समझ में आती है कि भाई कुछ तार्किक बात हो रहा है। ये सबको दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं, ये ठग के वोट ले लेंगे। रिसर्च से बात सामने आई है कि अब तक मोदी सरकार ने लगभग 13 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर दिया, जिसमें 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गैस सिलेंडर जैसे दिया वैसे उनके घर में पड़ा हुआ है, यूज किया। और 7.5 करोड़ के आसपास ऐसे गैस सिलेंडर जो उपभोक्ता हैं एक बार रिफिलिंग कराते हैं। तो 11.5 करोड़ के आसपास तो लोग, ठीक है आपने स्कीम चलाई, बट उसको सस्टेन रखने के लिए आपने कोई इस पर सवाल नहीं करेंगे। जो 11.5 करोड़ लोग गैस सिलेंडर का उपयोग नहीं कर रहे हैं, घर में पड़ा हुआ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हो करते हैं, उनको ये जवाब देना चाहिए ना। उनको ये बटोगे तो कटोगे गैस सिलेंडर, ये जो लंदफंद ये लोग करते हैं, तो उसको जवाब देना चाहिए। युवाओं के रोजगार का क्या होगा? बीजेपी बोल रही है कि 2.5 लाख युवाओं को हम लोग रोजगार देंगे। 17 साल के साथ 24 साल के राज्य में 17 साल इन्होंने शासन किया। क्या मुख्यमंत्री बोल रहे हैं उनके राज्य में 11 बार पेपर लीक हुआ है यूपी में। वही बात है, वही मैं कह रहा हूं कि बाहर के नेता यहाँ आकर के गला फाड़ फाड़ के भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का समर्थन कर रहे हैं, उनके पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। ये नॉन परफॉर्मिंग विधायक कभी भी आगे बढ़ करके सभा रैली नहीं करते हैं, और सभा रैली में बहुत ज्यादा ये बोलते भी नहीं है। इनको चुप करके रखा जाता है कि बाहर से जो लोग झूठ बोलने के लिए आए हैं उनको बोलने दो, तुम्हारा पोल खुल चुका है, तुम्हारी बात जनता सुनने को तैयार नहीं है। इसीलिए बाहरी नेता को बुला करके लोग झूठ बुलवा रहे हैं। आप देखिए, हमको लग रहा है कि इस पूरे प्रकरण में अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी ये दोनों बहुत अच्छे हैं। ये दोनों अपना भ्रम बचाए हुए हैं, बहुत ज्यादा बोलते नहीं है। इनको पता है कि जो लोग आए हैं वो लोग सब झूठ बोल रहे हैं। यही कारण है कि बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा जी एकदम चुपचाप हैं इस पूरे ये में। उनका कोई भी एग्रेशन आपको इस चुनाव में नजर नहीं आएगा। और एक बात और है, हमको नहीं लग रहा है कि बाबूलाल मरांडी जी को जिस ढंग से इन लोगों ने अपमानित करने का काम किया, चंपई सोरेन को तो ये मुख्यमंत्री बनाएंगे नहीं। आने वाले समय में बाबूलाल मरांडी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं होंगे। हालांकि इनकी सरकार बनने वाली नहीं है। अगर दुर्भाग्य से वो स्थिति आया तो हमको नहीं लग रहा है कि बाबूलाल जी को ये लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। भैया, आज अखबार में बड़ी बड़ी लाइनें छपी हुई है कि 43,000 आंदोलनकारियों की झारखंड में चिन्हित हुई, लेकिन उसमें से महज 3,000 लोगों को पेंशन मिलता है। अगर ये स्थिति बनी रही तो आगे चलकर लोग राज्य के लिए किसी अन्य चीज को लेकर आंदोलन
करेंगे। देखिए अलग राज्य नहीं, हमको लग रहा है कि निश्चित तौर पे हतोत्साहित करने वाला चीज़ है। और जिस ढंग से अलग राज्य के लिए लोगों ने आंदोलन किया, अलग राज्य बनाने के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, लाठियां खाई, केस खाया, जेल गए, उनमें से शायद 43,000 लोगों को चिन्हित किया गया है और मात्र 3,000 लोगों को पेंशन दिया गया है। इसका मतलब है कि 40,000 लोगों की उपेक्षा हुई है। वो आज भी उनकी हालत खराब होगी, वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहते होंगे। अभी जरीटी प्रखंड का मैं देख रहा था, कोई आंदोलनकारी की का जो स्थिति है वो बहुत ही खराब है। ऐसे हालत में हमको लग रहा है कि झारखंड के लिए लड़ने वाले, मरने वाले, कटने वाले लोग आगे आने से परहेज करेंगे। और जिन 3,000 लोगों को आज मिल रहा है, कहीं ना कहीं उनका राजनीतिक संपर्क रहा होगा। यही कारण है कि वो बीजेपी के होंगे, कांग्रेस के होंगे, जेएमएम के संपर्क में होंगे, इसलिए उनको पेंशन मिल रहा है। नहीं तो आमतौर पे 43 में से अगर 40,000 लोगों की अगर उपेक्षा हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि राज्य के आंदोलनकारियों की स्थिति क्या है। और राज्य में आंदोलनकारियों की स्थिति इसीलिए है कि गैर झारखंडियों की सरकार यहाँ ज्यादा बनती है। बाहरी विधायक, बाहरी सांसद झारखंड के आंदोलनकारियों को क्यों चिन्हित करेंगे, क्यों वो पेंशन देंगे? इनके आंदोलन के कारण तो उनकी रोजी रोटी पे संकट है। भैया आज 15 नवंबर है, झारखंड स्थापना दिवस सबसे बड़ी बात है। और आज ही के दिन जो है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड अपने अपने राज्य से कटकर बन गए, लेकिन दो राज्य आगे निकल गया, झारखंड पीछे पड़ गया, पिछड़ गया। इसका मुख्य कारण, और ये जेलकेम पार्टी क्या सोच रही है? देखिए सबसे पहली बात कि आज झारखंड की स्थापना दिवस है और धरती आबा बिरसा मुंडा जी की जन्मदिन भी है। तो उनको सत सत नमन करते हैं, पार्टी की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। और मुझे अफसोस है इस बात का कि धरती आबा के नाम पर जो पार्टियां राजनीति करती हैं, खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी, जो सांकेतिक राजनीति करती है कि 150 वर्ष आज हो गया बिरसा मुंडा जी की जयंती का, तो 150 पॉइंट का हम लोग घोषणा पत्र लेकर के आएंगे, जबकि वो 1.5 पॉइंट भी लागू नहीं कर पाएंगे। तो समस्या ये है कि जो सांकेतिक राजनीति करके और झारखंड के आदिवासी के रूप में और आदिवासियों के बीच में भगवान के रूप में प्रचलित भगवान बिरसा मुंडा जी के सिद्धांतों के साथ जो लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जो उनका अपमान करते हैं। अभी अमित शाह जी ने जिस ढंग से अपमानित भाषा में बाबूलाल मरांडी जी का और आपका चंपाई सोरेन जी का तिरस्कार किया मंच पे, हमको लग रहा है कि ये आदिवासियों का अपमान है। ये हमको लग रहा है कि झारखंड के अंदर जो आदिवासी हैं वो ऐसे ही विमुख नहीं हुए हैं बीजेपी से। आप लोकसभा का चुनाव का परिणाम याद कीजिए रहीम भाई, 5 ट्राइबल जो रिजर्व सीटें हैं वो बीजेपी हार गई। तो झारखंड में आप समता जजमेंट की बात नहीं करेंगे, आप सरना धर्म कोड की बात नहीं करेंगे, आप पेशा एक्ट की बात नहीं करेंगे और बोलेंगे कि आप 2-4 आदिवासी चेहरा आगे करके आदिवासियों का वोट ले लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अभी झारखंड के अंदर अब आदिवासी जागरूक हो गए हैं। आदिवासी अभी उनके पास सूचनाएं हैं, वो अभी जागरूक हैं और बीजेपी को उन लोग नकारने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आज धरती आबा की जयंती है और इस मौके पर जो आदिवासी मुख्यमंत्री को झारखंड ढो रहा है, क्या आदिवासियों का मतलब सोरेन फैमिली है क्या? बाप के बाद बेटा, उसके बाद अभी पत्नी आ रही है, फिर उसकी गोतनी है, फिर उसकी भतीजी है, फिर उसका भाई है। तो ये जो परिवारवाद है, कतार लगी हुई है। कतार लगा हुआ है। तो झारखंड में कोई दूसरा आदिवासी नहीं है क्या? ये सोरेन फैमिली को रिजेक्ट करना चाहिए और कम से कम आदिवासी जो है झारखंड के, उनको और भी दूसरे लोगों को आगे करना चाहिए। ये मुर्मू कहाँ है, सोरेन, आप समझना पड़ेगा कि आदिवासियों की चेहरा बदलने की जरूरत है। परिवारवाद वहां ठीक नहीं है। बीजेपी वाले बहुत चिल्लाते थे परिवारवाद को लेकर, लेकिन इस बार जो टिकट उन्होंने दिया है वो 81 में से 18 टिकट उन लोगों ने परिवार के लोगों को दे दिया, कहीं पत्नी को, कहीं भाई को, कहीं बेटी को, कहीं बेटा को। तो परिवारवाद का जो राजनीति चल रहा है झारखंड के अंदर, हम लोग तो इस चीज को नकारते भी हैं। बट धरती आबा की आज जयंती है, राज्य के लोगों को भी शुभकामनाएं देते हैं, धरती आबा को श्रद्धांजलि भी देते हैं। भैया आप कहीं ना कहीं जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं बता दूं, ये विजय कुमार सिंह जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता। जो नए हमारे दर्शक हैं या जो इनको नहीं जान रहे हैं, मैं बता दे रहा हूँ, इनके आवासीय कार्यालय में ये बातचीत हो रही है। मैं एक बात कह रहा हूँ भैया कि ये झारखंड विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव, कोई भी चुनाव हो, ये जातीय समीकरण बड़ा देखा जाता है। कहीं ना कहीं आप स्वर्ण जाति के बड़े चेहरे होने के नाते इस पार्टी से अपने स्वर्ण जाति के लोगों को आपने अपील की कि भैया जो भी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप जेलकेम पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता होने के नाते पूरे झारखंड वासियों को ये जो 20 नवंबर को 38 सीटों में चुनाव है, उसको लेकर आप क्या अपील करना चाहिए? देखिए झारखंड के अंदर दूसरे फेज का जो चुनाव है वो 20 नवंबर को है। 38 सीटों पर चुनाव है, 35 सीटों पर हमारे उम्मीदवार हैं। और ऐसे हालत में स्वयं टाइगर जयराम महतो हैं उन सीटों पर।
और हमको लग रहा है कि अगर रहीम जी अगर आप 1 मिनट का समय और दे तो मैं रिकैप कर देता हूँ फिर से। मेरे पास वो सूची बनी हुई है कि डुमरी और बेरमो में जैसे जयराम कुमार महतो जी हैं, गोमिया में पूजा महतो जी हैं, आपके धनवार में राजदेश रतन है, बगोदर से डॉक्टर सलीम अंसारी जी हैं, जमुआ से रोहित कुमार दास हैं, गिरिडीह से नवीन आनंद चौरसिया जी हैं, बोकारो से सरोज कुमारी जी हैं, चंदन क्यारी से अर्जुन रजवार जी हैं, सिंदरी से उषा देवी जी हैं, निरसा से अशोक मंडल जी हैं, धनबाद से सपन मोदक जी हैं, झरिया से मोहम्मद रुस्तम अंसारी जी हैं, टूंडी से मोतीलाल महतो जी हैं, बागमारा से दीपक रवानी जी हैं, सिली से देवेंद्र नाथ महतो हैं, खिजरी से समुंदर पाहन है, राजमहल से मोतीलाल सरकार हैं, बोरियो से उमेश माडिया जी हैं, बारहेट से थॉमस सोरेन जी हैं, लीटीपाड़ा से मार्क बास्के जी हैं, पाकुड़ से विकास गौंड जी हैं, शिकारीपाड़ा से अविनाश हेमरम जी हैं, नाला से रघुवीर यादव हैं, जामताड़ा से तरुण गुप्ता जी हैं, और जामा सीट से देविन मुर्मू है, जरमुंडी से राजीव यादव जी हैं, मधुपुर से सदाम अंसारी हैं, सारठ से अजहर अंसारी जी हैं, देवघर से अंग्रेज दास हैं, पोरिया हाट से परवीन कुमार महतो हैं, गोड्डा से परिमल ठाकुर हैं, और रामगढ़ से पनेश्वर कुमार महतो हैं, और मांडू से बिहारी महतो हैं। तो इन 35 जो हमारे पार्टी के उम्मीदवार हैं, जो सवर्ण जाति के मतदाता हैं, उनसे मेरा विनम्र आग्रह होगा कि झारखंड में टाइगर जयराम महतो जी को मजबूत करने के लिए आप जो 35 हमारे उम्मीदवार हैं दूसरे फेज के चुनाव में 20 नवंबर को उनको कैंची छाप पर बटन दबाकर भारी से भारी मतों से उन्हें विजयी बनाएं। राज्य में सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आप झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को मजबूत करने का काम करें। चलिए, मैं उस नाते भी मैं कह देता हूं कि पूरे झारखंड वासियों से, सवर्णों से मैंने अपील की है, पार्टी के तरफ से पूरे झारखंड वासियों से भी मैं विशेष आग्रह कर देता हूं कि राज्य के अंदर जो सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन की जो लड़ाई चल रही है उसको लेकर के आपका जो भविष्य है, आपके बच्चों का जो भविष्य है वो भी दांव पर है। तो ऐसे हालात में उन सभी लोगों को ध्यान में रखना है कि 24 साल के शासन में अपने एनडीए को देखा, इंडिया को देखा, हमको लग रहा है कि अब कुछ देखना बाकी नहीं है। विकल्प पर जाइए और राज्य को सुधारने के लिए विकल्प पे मतदान कीजिए। नए लोग हैं, युवा लोग हैं, एनर्जेटिक है, पढ़े लिखे हैं। हमको लग रहा है कि घोषणा पत्र को ही आप पढ़ लीजिए, सभी पार्टियों का मिला करके देख लीजिए, और आपको बेहतरीन लगे जेल केम का घोषणा पत्र तो मतदान कीजिए झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के फेवर में। झारखंड के तमाम लोगों से मैं आज विनम्र अपील करता हूँ। तो झारखंड के तमाम लोगों से विनम्र आज हम अपील करते हैं। ये हैं जेल कैंप पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता विजय कुमार सिंह जी। ये बातचीत कैसी लगी? आप लोगों का कमेंट का हमें हमेशा इंतजार रहता है, तो अपना कमेंट जरूर रखिएगा। लेते हैं विदा। जोहार, जय झारखंड। जोहार झारखंड, जय झारखंड।